कांग्रेस में सत्ता में ना आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि निचले स्तर पर संगठन मजबूत नहीं था। ये बीजेपी ने तो एक तरह से ये जनमत चुराया है। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जो संगठन है वो हमारा बहुत पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा। जेजेपी जो कि बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी, जिसने सभी बीजेपी के खिलाफ अपनी सारी जो चुनावी प्रक्रिया चलाई थी, जो इनको जमुना पार भेजने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपने सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनके साथ बंदर बांट की। जो ये लोग ये कहते थे कि हम 35 रुपये लीटर डीजल लेना है तो बीजेपी को वोट दो, आज इनके पास जवान नहीं है बोलने के लिए। जो नौकरी पारदर्शिता की बात करते हैं, कैसी पारदर्शिता थी आपने देखा होगा कि किस तरह से बंदर बांट हुई, नौकरियों में खड़ी बोलियां लगाई गई, इनके ऑफिसों में। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस खुद चुनाव नहीं हारती, कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही चुनाव हरवाते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, जब क्या रामविलास शर्मा खुश थे क्या, और क्या अनिल विज खुश थे? जो कुलदीप बिश्नोई हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके पिता चीफ मिनिस्टर है भजन लाल जी, जब वो अध्यक्ष पद की दौड़ में पिछड़ गए और पार्टी ने जिम्मेदारी आपको दे दी तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ या मेरे खिलाफ कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। वोट बैंक कोई इसकी वजह है कि आपका एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे ही ब्राह्मण भी बने हैं, राव साहब भी, यादव राव निहाल सिंह वो भी बने हैं, धर्मपाल मलिक बने हैं जाट। समय समय परिस्थिति के अनुकूल फैसले लिए जाते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा में पार्टी की कमान चौधरी उदय भान को सौंप दी है। उदय भान जी 4 बार विधायक रहे हैं। कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसे कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे, आइए जानते हैं इन्हीं से। उदय भान जी, आप पार्टी के अध्यक्ष बने, आपका बहुत स्वागत है और आपको मैं बधाई देता हूं। और साथ ही ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पिछले 8 साल से सत्ता से बाहर है, सत्ता में लाने के लिए आपके पास क्या प्लान है? बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी। जो आपने कहा ये निश्चित तौर से चुनौती तो निश्चित तौर से है, और 7-8 साल से जो हमारा संगठन अब तक नहीं बन पाया था, सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता में है संगठन को खड़ा करने की है। और उसके लिए जो AICC की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल तय किया गया है, उसके मुताबिक हमारी प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है। आज जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो AICC की तरफ से नियुक्त किए गए हैं सभी 22 जिलों के लिए, उनकी आज मीटिंग अभी 3 बजे हमने यहाँ पर बुला रखी है। और वो सभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और ये जो DROs हैं, ये जाकर के डिस्ट्रिक्ट में सारी जो चयन प्रक्रिया BRO अभी, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने 4 तारीख को ये कार्यभार संभाला है, तो अभी BROs की लिस्ट अभी हम दे देंगे 3-4 दिन में, 11 तारीख से पहले। और ये BRO आ जाएंगे, BRO के साथ तालमेल करके ये सभी जो है, पहले बूथ का चुनाव होगा, बूथ की कमेटी बनेगी, फिर ब्लॉक की कमेटी बनेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनेगी, फिर प्रदेश की कार्यकारिणी उसमें बनेगी। ये सभी जो संगठन है, मैं समझता हूँ कि वो 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको पूरा प्रोसेस को हम पूरा कर लेंगे। साथ ही जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें जो पद रिक्त हैं, जो अभी तक नहीं भर पाए हैं, उनको हम शीघ्र भरेंगे। और जो हमारे ये प्रकोष्ठ नहीं बन पाए हैं अभी, अब जैसे SC प्रकोष्ठ है, उनके चेयरमैन इस समय नहीं है, तो SC प्रकोष्ठ का भी गठन होना है। ऐसे BC का है, OBC का है अभी, और एक्स सर्विसमैन का है, लीगल सेल का है, डॉक्टर सेल का है। तो सभी जो हमारे किसान सेल और सारे जो प्रकोष्ठ हैं, इनमें हम बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जो संगठन है वो हमारा बहुत पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा। और संगठन एक बहुत बड़ा आधार है जन आंदोलन चलाने का, जिसकी हर समय आवश्यकता रहती है। हालांकि पूर्व में भी बहुत मिल करके बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया। जैसा कि आपको पता है कि 2014 में केवल 15 सीटें ही आ पाई थी, तो शैलजा जी अध्यक्ष बनी, हुड्डा जी और शैलजा जी ने मिलकर के चुनाव की बागडोर संभाली और 31 सीटें
लेकर के आए, और उसमें भी 15 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम मतों से हारे थे। उसमें कई कारण थे, मीडिया में प्रचारित था कि 75 पार, तो जो फ्लोटिंग वोट है उन पर थोड़ा असर पड़ा। और फ्लोटिंग वोट आप जैसे समझते हैं कि वो 7-8% सब जगह होती हैं, अगर उनको हम 1.5% भी 1% भी मान लें तो भी जो है, अगर वो फ्लोटिंग वोट, तो भी हमारी ये 15 सीट और आती। ये बीजेपी ने तो एक तरह से ये जनमत चुराया है। दूसरा, फिर भी ये जो है जनमत की सरकार नहीं है, जनता को इसका वो नहीं मिला बहुमत। उसके लिए भी जेजेपी, जो कि बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी, जिसने सभी बीजेपी के खिलाफ अपनी सारी जो चुनावी प्रक्रिया चलाई थी, जो इनको जमुना पार भेजने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपने सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनके साथ बंदर बांट की, उनकी बैसाखी पर यह सरकार टिकी हुई है। उदय भान जी, आप खुद भी मानते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी ये मानते हैं कि कांग्रेस में सत्ता में ना आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि निचले स्तर पर संगठन मजबूत नहीं था। जब पार्टी अच्छी तरह से इस बात को जानती है तो भी संगठन को पुनर्गठन में 8 साल का समय क्यों लग गया? नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उनमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। हम तो जो बीत चुका उससे हमें सबक लेकर के उसको हमें आगे लेकर के बढ़ना है। हाँ, ये इसकी भी एक कुछ हद तक भूमिका थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और अब हमने 4 तारीख को कार्यभार संभाला था, आपने देखा होगा कि लोगों में कितना भारी जोश, उमंग और उत्साह है। जो दिल्ली से चंडीगढ़ 4 घंटे का रास्ता है, वो 11 घंटे में कवर हुआ, जबकि कहीं भी 1 मिनट भी किसी ने कहीं कोई स्पीच नहीं दी। 40 से ज़्यादा अधिक जगह लोगों ने बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होकर के जो समर्थन दिया, अपना जो ना जोश और उमंग दिखाई। तो उससे एकदम ये लगता है जो लाखों आदमी सिर्फ ये पता होने से आज कार्यभार संभालेंगे, लोगों में इतना जोश था कि उससे मैं ये कह सकता हूँ कि हवा बिल्कुल बयार बदल चुकी है। भाजपा बहुत बुरी तरह से हारेगी आगामी चुनाव में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी ये सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। आज आम आदमी पूरी तरह से दुखी, तंग और परेशान है। आज जिस तरह से जो महंगाई का बुरा हाल चल रहा है, जो ये लोग ये कहते थे कि हम 35 रुपये लीटर डीजल लेना है तो बीजेपी को वोट दो, आज इनके पास जवान नहीं है बोलने के लिए। आज डीजल और पेट्रोल शतक लगा चुके हैं। आज किस तरह से सीएनजी और पीएनजी का रेट बढ़ रहे हैं। आज किस तरह से रसोई गैस जो 1000 से ऊपर पहुंचा दी गई। आज खाने पीने की जो खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं, तेल है, मिर्च मसाले हैं, दालें हैं और चीनी है। अब आप कोई भी चीज़ ले, किसी को छोटा मोटा मकान बनाना हो तो ईंट, रोडी, क्रशर, सीमेंट, लोहा, कोई भी जो वुड वर्क, कोई ग्लास वर्क, आज कोई मकान नहीं बना सकता। आज महंगाई हर एक आदमी को तंग परेशान करे हुए है। बेरोजगारी में हरियाणा आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। हर तीसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज बेरोजगार है। जो कहते थे कि हम हर साल 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे, आज उनको कोई शर्म नहीं आती उनको बात कहने को। कहीं भी कोई उन्होंने नौकरियां नहीं लगाई। जो नौकरी पारदर्शिता की बात करते हैं, कैसी पारदर्शिता थी आपने देखा होगा कि किस तरह से बंदर बांट हुई, नौकरियों में खड़ी बोलियां लगाई गई। इनके ऑफिसों में ऑफिसर्स जो ना करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए। किस तरह से जो 22-23 जो पेपर इन्होंने जो किए वो सारे के सारे लीक हुए। इन्होंने उनका बहाना लेकर के आउटसोर्सिंग से गलत, उससे बगैर जिसमें कोई सरकार की नीतियां उसमें नहीं है, उससे लोग लाखों आदमी इन्होंने अपने जो चहेते थे वो उसमें ले रखे हैं। उसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। जो ये बात कर रहे थे दलित की बात कर रहे हैं, ये हम गरीब की बात कर रहे हैं। ये गरीब की बात ऐसा है कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी, जब 42,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से MBBS के छात्र की फीस थी, जो इन्होंने 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी। 5 साल में 50 लाख रुपए। क्या कोई गरीब का बेटा, कोई दलित का बेटा, कोई डॉक्टर बन सकता है? इन्होंने SC कमीशन जो हुड्डा साहब ने बनाया था, उसके लिए इन्होंने अपने पृष्ठ 13 पर चुनाव घोषणा पत्र में जो 2014 में था, उसमें ये कहा था कि हम इस SC कमीशन को और अधिक संवैधानिक अधिकार देकर के इसको मजबूती प्रदान करेंगे।
लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो पहला जो प्रस्ताव पास हुआ कैबिनेट में, उस एससी कमीशन को भंग करने का हुआ। उदय भान जी, अपन वापस कांग्रेस की तरफ लौटते हैं। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस खुद चुनाव नहीं हारती, कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही चुनाव हरवाते हैं। जाहिर है कि पार्टी में गुटबाजी है, इस गुटबाजी को आप कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं, कांग्रेस में मैं समझता हूँ कोई गुटबाजी नहीं है, और ये थोड़ा बहुत तो सभी में है। आप समझते हो कौन सा कोई, जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, जब क्या रामविलास शर्मा खुश थे क्या, और क्या अनिल विज खुश थे? उनके दिलों पर क्या बीत रही थी, अंदर खाने किस तरह से वो सारे सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ये गुटबाजी तो हर लोकतांत्रिक पार्टी में मिलेगी, जो बड़ी पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां हैं। ये कोई सिंगल मैन पार्टी तो है नहीं जिसने कुछ कहा कान पकड़ के निकाल दिया। ये वैसी पार्टी तो है नहीं जो जेबी पार्टी हो, जैसे कोई, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे और पार्टी हो। हरियाणा में तो मैंने दो का नाम लिया, तो ये जेबी पार्टी नहीं है। तो थोड़ा बहुत कोई अपनी बात को कह भी सकता है, उसमें कोई प्रेस में कोई दे देता है तो वो थोड़ा सा मुखरता से छप जाता है, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। पार्टी में हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, और पहले सभी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, और आगे भी, अभी भी मेरा तो सबसे बहुत अच्छे मधुर संबंध है। मेरे किसी से भी कोई बिगाड़ खाता नहीं है। हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, और कांग्रेस आपको एकजुट आपको दिखाई देगी। अभी हमने पिछले 29 तारीख को फरीदाबाद में इतनी बड़ी विशाल जनसभा की, किस तरह से जो लोग उमड़ के आया, और अब 29 इस महीने के मई में हम फतेहाबाद में सिरसा पार्लियामेंट हल्के की विपक्ष आपके समक्ष का प्रोग्राम, जिसके संयोजक अशोक अरोड़ा जी को हमने बनाया है कोऑर्डिनेटर उस रैली का, और जिसकी मैं अध्यक्षता करूंगा, और हुड्डा साहब उसके मुख्य अतिथि होंगे, और वहाँ पर यह फतेहाबाद में ये रैली होगी, और हम सबको आमंत्रित करेंगे। जो आएगा, सभी के पास समय भी नहीं होता। अच्छा, देखो उदय भान जी, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपको मिली, कई और लोग भी अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, और आपने पढ़ा भी होगा कि जो कुलदीप बिश्नोई हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके पिता चीफ मिनिस्टर रहे भजन लाल जी, जब वो अध्यक्ष पद की दौड़ में पिछड़ गए और पार्टी ने जिम्मेदारी आपको दे दी, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। कैसे उनको अपने आप साथ लेके आएंगे? देखिए, कुलदीप बिश्नोई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनके साथ विधायक रहा हूँ, उनकी मदर के साथ विधायक रहा हूँ, उनके फादर के साथ विधायक रहा हूँ, मेरे पिताजी उनके साथ विधायक रहे हैं। तो हमारे भी पारिवारिक रिश्ते हैं, और हम बहुत आपस में हमारे ठीक मधुर संबंध हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने केवल मात्र ये कहा कि मैं राहुल जी से बात करना चाहता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर प्रदेश के सीनियर नेता हैं, राहुल जी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं पार्टी के। वो अगर उनसे कोई अपनी व्यथा या कोई अपनी बात, कोई पीड़ा कोई कहना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ सबको अधिकार है। तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ या मेरे खिलाफ कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, वो सबको अधिकार है। वो राहुल जी शायद अभी एक आध दिन में वो आने वाले हैं, और वो उनसे बात करके उनका कोई जो वो समाधान वो हो जाएगा। कोई ऐसी किसी तरह की कोई नाराज़गी की कोई बात नहीं है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, पार्टी के बहुत से नेता छोड़ के चले गए कांग्रेस। उनको क्या वापसी की भी कोई आपके पास कोई प्लान है उनको लाने का पार्टी में? वो तो ऐसा है कि ये पार्टी सोचेगी कि भाई कौन जो हमें दिखेगा, कोई पोटेंशियल आदमी, और वो इंटरेस्टेड होगा, हमारी पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज़ में विश्वास रखेगा, तो उसका स्वागत है, उसको हम लेंगे। जो वापस आना चाहेगा वापस लेंगे। हमारे वैसे पार्टी से कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई आदमी कोई किसी दूसरी पार्टी में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जब कुमारी शैलजा जी पार्टी की प्रेसिडेंट थी, तो कई बार विधायक रहे हैं पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह। वो शैलजा जी से उनकी शायद पटरी नहीं बैठी, और वो पार्टी छोड़ के चले गए। अम्बाला ज़िले में उनका असर है, उनकी बेटी चित्रा जी ने भी चुनाव लड़ा, और बहुत थोड़े से वोटों के अंतर से हारी। क्या चौधरी निर्मल सिंह और उनके साथ के कार्यकर्ताओं को वापस लाने का योजना है? ऐसा है, चौधरी निर्मल सिंह भी जी यूथ और NSUI से लेकर के ऊपर तक कांग्रेस की साथ में जुड़े रहे हैं, सीनियर नेता हैं। उनको हर तरह की समझ थी। क्या परिस्थितियां हुई, कैसे हुई, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि उनका टिकट क्यों कटा, कैसे कटा, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। लेकिन चुनाव से पहले मुझे ये पता है कि चौधरी निर्मल सिंह जी ने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई, और उससे वो चुनाव लड़े।
अब वो अगर वो आम आदमी पार्टी में गए तो वो भी एक तो जब तक मैं तो अध्यक्ष बना नहीं था और आम आदमी पार्टी में वो गए तो उन्होंने कोई अपना भविष्य सोचा होगा, कोई देखा होगा और वो हमारी पार्टी से तो गए नहीं, वो तो अपनी पार्टी थी उनकी, वो अब गए, हमारी पार्टी थोड़ी छोड़ के गए, हमारी पार्टी तो चुनाव के समय ही छूट गई थी। और वो अगर उनकी तरफ से या कोई ऐसी कोई बात आएगी तो उस पर विचार करेंगे, पार्टी विचार करेगी। उदयभान जी, पिछले 15 साल से हरियाणा में कांग्रेस की कमान एससी नेता के हाथ में, पहले फूलचंद मुलाना साहब अध्यक्ष रहे, उसके बाद अशोक तंवर साहब अध्यक्ष रहे, फिर कुमारी शैलजा अध्यक्ष रही और अब आपको जिम्मेदारी दे दी है। इसकी क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह तो मैं नहीं कह सकता, ये तो हाईकमान कह सकती है। और मेरा तो सौभाग्य है कि जहाँ इतने बड़े बड़े नेता पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव निहाल सिंह, अपने चौधरी सुल्तान सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी भजन लाल, धर्मपाल मलिक, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता जिस पद पर रहे हों उस पर मुझे भी मौका मिला बैठने का। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जब जब पार्टी प्रदेश का और सीएलपी का आपस में तालमेल सही रहेगा तो सही गाड़ी चलेगी और वो अच्छा उसका रिजल्ट निकलेगा, और जब जब कोई विरोधाभास होगा तो उसका नुकसान होता है। तो जब आप फूलचंद मुलाना जी का और उनका था तालमेल, 9 साल तक सरकार चली, बहुत बढ़िया ठीक से चली। अशोक तंवर जी शुरू से ही उनके अंदर ईगो थी ऐसी, और उसका परिणाम ये हुआ कि उससे पार्टी को नुकसान निश्चित तौर से हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहन जी जो शैलजा जी, उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने कड़ी मेहनत की सब जगह, ऐसा कोई प्रदेश में कोना नहीं जहाँ पर वो गई नहीं हो, उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, भरसक योगदान दिया। और हुड्डा साहब और उनका आपस का तालमेल का नतीजा था जो 31 सीटें आई, और ये तो थोड़ा जैसे मैंने बताया कि कुछ 1-1.5% वोटों का कोई फ़र्क रह गया, और नहीं तो सरकार ही कांग्रेस की बन रही थी। वो तो पूरा माहौल ऐसा बनाया गया कि भाई बीजेपी वो मीडिया के माध्यम से, तो इस वजह से सरकार चली गई। नहीं तो पहले भी चुनाव 2019 का बहुत बढ़िया तालमेल से लड़ा गया था, और अब जो है हम समझते हैं कि उसमें और बेहतर ढंग से हो। अब एससी को क्यों बनाया गया, ये तो नहीं, वोट बैंक कोई इसकी वजह है कि आपका एक बड़ा वोट बैंक है ऐसी? सारी चीज़ों का संज्ञान में लेकर के बनते हैं। ब्राह्मण भी बने हैं इसमें, ब्राह्मण भी बने हैं, राव साहब भी, यादव राव निहाल सिंह वो भी बने हैं, धर्मपाल मलिक बने हैं जाट, चौधरी वीरेंद्र सिंह बने हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हैं, और चौधरी भजन लाल अध्यक्ष रहे हैं। वो तो बिश्नोई तो बरादरी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब उसमें समय परिस्थितियों के अनुकूल फैसले लिए जाते हैं कि उन्होंने कुछ सोचा होगा कोई पोटेंशियल पार्टी ने, अब उस पर खरा उतरने का मेरा है कि मेरे पे विश्वास किया है, उस पर मैं अपना भरपूर सर्वस्व अपना योगदान करके उसमें मैं पार्टी में मजबूती प्रदान करने का कार्य करूं। यह मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मुझे संगठन चलाने की दी है, हुड्डा साहब को विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाने के लिए दी है, तो वहाँ वो करेंगे। सड़क पर हम सब मिल कर के काम करेंगे, जो इनकी जो नाकामयाबी हैं उनको जनता के अंदर बेनकाब करेंगे। कोई धरना प्रदर्शन, कोई रैली, जलसा जुलूस जो भी हैं, जो एक लोकतांत्रिक तरीके में जो हो सकता है, वो सारी चीज़ों का समन्वय से के साथ में मिल करके हम सब मिल करके कांग्रेस जन एकजुट होकर के इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और मुझे पूरा यकीन भरोसा है कि इस सरकार को सिंगल डिजिट में हम समेटने का काम करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी से सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी और लोकसभा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल है उदयभान जी कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ एक आमतौर पर कार्यकारी अध्यक्ष होता था, जैसे कुलदीप शर्मा जी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर राम प्रकाश जी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। ये पहला मौका है जब आपके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए हैं। क्या ये जातीय संतुलन साधने की कोशिश है? नहीं, सबका आपस में समन्वय संगठन में जो पार्टी ने दिया है वो उनको हमको सबको तालमेल के साथ में काम करना है और मिल कर के करेंगे, और किसी से कोई परेशानी नहीं है। मेरे सारे जो ना कार्यकारी अध्यक्ष
उस दिन भी आए थे। और श्रुति जी को कोविड हो गया, वो तो दोनों करण जी भी और उनको, तो वो इसलिए वो आ नहीं पाई थी उस दिन। हमारा सब जो उन्होंने, जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो सोच समझ के जो निर्णय लिया है, उसको हम सिरे चढ़ाने के लिए आपस में बहुत बढ़िया तालमेल के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करने का भरसक प्रयास करेंगे और पार्टी को जिताने का काम, प्रदेश में पार्टी की सरकार बनाने का काम हम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शुक्रिया उदय भान जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जिनका कहना है कि हम पार्टी की मजबूती के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।